मीडिया से पूछेंगे, पहले मीडिया से पूछेंगे हम। मीडिया से क्यों पूछेंगे? जनप्रतिनिधि आप किसके लिए यहाँ आए हो? अरे रुको भाई साहब, आप किसके लिए यहाँ आए हो? अच्छा सुनिए मेरे, आप वोट किसे देते हैं? वोट किसे देते हैं? अरे वोट तो हम हिंदुस्तान की सरकार ने जो कैंडिडेट भेज दिया उन्हें देते हैं। सुनिए मेरी बात जी, वोट किसे देते हैं? मैं वोट उस आदमी को दूंगा जिसके अंदर कुछ गट्स वोट लेने को होंगे। हाँ, तो मतलब आप ना जनप्रतिनिधि चुनते हैं ना, आप स्वार्थ से जनप्रतिनिधि जी चुनेंगे जी। तो क्यों चुनेंगे आप? अरे भाई इसलिए चुनेंगे कि अच्छी बात है कि कुछ लोगों का काम आ जाए, जी, विकास कर दे। ठीक, तो आपका काम कौन करेगा? काम कौन करेगा? काम हमारा जिस प्रतिनिधि को हम चुनेंगे, अच्छा मानेंगे, वो करेगा। ठीक, तो जी। अगर वो जनप्रतिनिधि काम नहीं करेगा तो सवाल किससे पूछेंगे? आपसे पूछेंगे, मीडिया से। क्यों? आज काय के लिए आए हो आप? काय के लिए आए हो आप? आप बताइए, आप जनप्रतिनिधि के बारे में मालूमात करने के लिए आए ना। यहाँ यही रिजल्ट निकालने आए हैं कि किसके वोटर ज्यादा हैं। तो मीडिया आपसे भी सवाल पूछेगा, जनप्रतिनिधि से भी सवाल पूछेगा। और जनप्रतिनिधि, सुनिए मेरी बात, आपने काम क्यों नहीं करा? आपकी जनता कह रही है कि यहाँ पे सड़क नहीं है, आपकी जनता कह रही है यहाँ पे चिकित्सालय नहीं है, आपकी जनता कह रही है स्वास्थ्य नहीं है, आपकी जनता कह रही है कि यहाँ पे जो आवारा पशु हैं वो फसल खराब कर रहे हैं, आपकी जनता कह रही है कि 50 किलो का जो खाद का था कट्टा वो 45 किलो का हो गया। ठीक है, आपकी जनता ये कह रही है कि यहाँ पे बेरोजगारी ज्यादा है, आपकी जनता कह रही है कि यहाँ पे कोई रोजगार नहीं है। ठीक है, जनप्रतिनिधि से पूछेंगे ना ये सवाल। ठीक है, ठीक, अब वही सवाल हम जनता के पास लेके आएंगे कि भाई आपका प्रतिनिधि कह रहा है कि हमने ये सब कर दिया। ठीक है, ठीक है। तो आप बताएंगे ना यहाँ की हकीकत के भाई ये मीडिया का काम सर सवालों को जवाब देना नहीं होता। सुनिए मेरी बात भाई साहब, आप हमारी बात सुने। आप कर रहे हो बदतमीजी। नहीं, बदतमीजी नहीं करो, बदतमीजी नहीं, थोड़ा आगे आ रहा हो। ऐसा नहीं है, आप नहीं समझे, मैं बोल रहा हूँ। पहले आप सुनिए, मैं उसका जवाब, मैं आपको उसका जवाब दूँ। अरे यार मेरी बात नहीं समझो, मैंने आपको पीछे क्यों? अभी मैं वीडियो सुनिए मेरे, सुनिए मेरी बात, पहले सुनिए, सुनिए। मैंने आपको पीछे क्यों हटाया? नहीं, मैंने आपको पीछे क्यों हटाया? आप पहले सुनिए, बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने आपको पीछे क्यों हटाया? मैं बोल रहा हूँ। नमस्कार, स्वागत है आपका मीटर बॉक्स की चुनावी यात्रा जनता जी में। और आज हमें सोर विधानसभा में, और इस विधानसभा में पिछली बार अब्दुल्ला खान जो हैं आजम खान के पुत्र, वो जीते थे और उसके बाद उनका कोई केस हुआ। केस होने के बाद उनकी विधायकी रद्द कर दी गई, जबकि बाद से ये जो सोर विधानसभा है ये खाली पड़ी हुई है। और इस बार जो 22 में कैंडिडेट हैं दोबारा समाजवादी पार्टी से अब्दुल्ला आजम खान हैं, और अपना दल एस जो कि एनडीए का गठबंधन है, उन्होंने अपना प्रत्याशी उतारा है। तो एनडीए के एक लौते मुस्लिम उम्मीदवार जो हैं यही हैं हैदर अली खां, और बीएसपी से हैं अधकपाल शंकर लाल सैनी जी। तो स्वार के लोगों से जानते हैं कि क्या उनका मत है इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव में। जी जी जी, लड़ाई तो जो है देखिए मोटा मोटी इन दोनों में ही है। ठीक, तो आपका नाम? मेरा नाम रईस अहमद अंसारी, मोहल्ला रसूलपुर, वार्ड नंबर 18 स्वार। ठीक, क्या है इस बार समीकरण? अब्दुल्ला आजम ही आजम है सब में। 85% अब्दुल्ला आजम पे वोट है। अब्दुल्ला आजम पे वोट, अब्दुल्ला आजम पे 85% वोट। क्यों 85% वोट अब्दुल्ला आजम पे? यहाँ से कारण ये है कि सबसे ये वोट बड़ा इसलिए है कि उसके बाप को और उसे झूठे केसों में फंसा गया। वो तो एक केस कम रह गया अभी इस सरकार में। चराई काटने का केस और लगाते कि चराई भी काट के लाए थे किसी की, नहीं तो बकरी और मुर्गा और ये चीज़ें चुराई जा रही हैं। अब नाहक उसके वालिद पे ये केस लगाए हैं, और इतने केस लगा दिए दोनों बाप बेटे में। पूरे भारत में सारे नेताओं पे इतने नहीं है जो हमारे रामपुर जिले के अब्दुल्ला आजम खां पे केस लगाए गए हैं, समझे नहीं? तो इसलिए ये हुआ कि अब 85% अब्दुल्ला आजम का हो गया। क्यों लगाए गए ये केस? ये नाहक लगाए गए, बदले की भावना से लगाए हैं, जबकि उसने ऐसा नहीं करा था। सरकार में वो भी कैबिनेट मंत्री रहा था, 7 पद रहे उसके वालिद पे, लेकिन उसने किसी को ऐसे जेल में नहीं डाला जैसे इन्हें डाला। कत्ल के केस की जमानत हो गई, गाड़ी से रोनने की जमानत हो गई, उसके टैनी के लड़के की जमानत हो गई। कई जनों को रोना था, और इसकी छोटे छोटे केसों में बकरी चोर, मुर्गी चोर, भैंस चोर, किताब चोर। हद तो यह है कि एक केस भूल गए लगाने से, चरई चोर, जो भैंसों के लिए काट के मंगाई थी चरई भी। बात ये थी असल में, इसलिए अब्दुल्ला आजम खां अब्दुल्ला आजम खां। अच्छा, कैसे नेता है बहुत बढ़िया जमीनी नेता है वो नवाब नहीं है, जमीनी नेता है वो। तो नवाब कौन है? नवाब तो ये हमजा मियां बने हैं। ये हमारे बड़े बूढ़ों का खून चूसा था इन्होंने उस दौर में। ऐसा सुना था कि हमारे बड़े बूढ़ों ने गुर्बत में चने की रोटी खाई थी, गेहूं ये खा गए, दूध हमारी भैंसें दे रही थी, मलाई उतार के ये ले जा करे थे। ऐसा करा इन्होंने उस दौर में हालात। अब हमें तो अब आँख खुली है। अच्छा, अपना दल से जो बीजेपी का जो
गठबंधन है अपना दल एस सुप्रिया वाला जो है, उनसे इन्हें टिकट मिली है। एक साहब ये कह रहे थे कि सरकार बीजेपी की बन रही है और तुम्हारा एक मुसलमान जा रहा है जीत के। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये तुम्हारी कहेगा या हमारी, तो मतलब ये किसी की भी ना कहेंगे, आज तक इन्होंने कही ना किसी की। मैंने कहा ये बताओ 250 कौवे इकट्ठे कर लो, एक बगले को उसमें छोड़ दो, बगला अलग ही दिखेगा, या 250 बगले इकट्ठे कर लो, एक कौवा में 250 बगलों भी डाल दो, वो अलग ही दिखेगा। अगर मैंने कहा सरकार तुम्हारी बन रही है, तुम ही तो कह रहे हो जबान से तो मैं पूरे हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, लेकिन वोट जो जिसने वोट पड़ेगा वो बनागा सरकार, और वोट पड़ता गरीबों का, ठेकेदारों का नहीं पड़ता, ना नोट बांटने से वोट पड़ता। समझे नहीं, दिल में ठान लेता है वोटर कि यार मुझे वोट किसे देना, मेरे लिए कौन सी सरकार बेहतर रहेगी। समझे नहीं, तो किसकी सरकार आती दिख रही है? अखिलेश यादव की आ रही है इंशाल्लाह, खुदा का कर हुक्म हुआ। आपने कौवे और बगुले का जो है ये उदाहरण दिया, किसके लिए दिया है? ये मैंने यूँ दिया है कि एक मुसलमान को टिकट दिया बीजेपी ने, और तो नहीं है, एक ही तो है, बीजेपी से एक ही मुसलमान है। ये बीजेपी वालों को कहना कि हमने एक मुसलमान को टिकट दे दिया, तो ये क्या हुआ? एक मुसलमान की क्या है? अगर 250 तुम कह रहे हो कि हम सीटें ला रहे हैं, तो ये 249 तुम्हारे होंगे, एक ही होगा, तो एक की कहाँ चलेगी? इसमें सबका साथ सबका विश्वास है, समझे नहीं? थोड़े दिनों पहले यहाँ पे परसों ही जी आजम खान वो आए थे, अखिलेश यादव और अब्दुल्ला के साथ उनकी रैली थी। कैसी थी वो रैली? रैली वो ऐसी थी कि आज तक सवार में जब अब्दुल्ला का 8 दिन पहले से जिक्र चल गया था आजम खान के दौर में कि वो अखिलेश यादव आ रहे हैं सवार को, लियाकत जद्दा के खेत में प्रोग्राम था, तो इतनी पब्लिक नहीं थी, जो हाथ में इतनी पब्लिक हो गई थी, समझे नहीं? इंदिरा गांधी की। क्या आपका नाम सर? भैया उससे बोल रहे, मुझसे जी 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 नहीं, बात यही है, पब्लिक इतनी थी कि हम जब मगरिब की नमाज में घुसे हैं तो यहाँ जाम छोड़ के घुसे हैं, और वो असर के बाद में चले गए हैं, नमाज से असर की नमाज हो रही थी तो आए थे, और जब हम मस्जिद से निकले तो यहाँ हमारे रोड पे जाम ही लगा हुआ था। किस कदर पब्लिक थी, 7 बजे तक यहाँ जाम चला है। अच्छा, अब्दुल्ला जो थे 17 में वो जीतने के बाद वो जेल चले गए, तो क्या केस था वो पूरा? कोई केस वैस नहीं था, ये प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र या आधार कार्ड, ये इसके केस थे, ये कोई केस हो रही है। ये तो 70% लोगों के हैं, 2-2 आधार कार्ड तो अब भी बने हुए हैं बहुतों के। हाँ, नवेद मियाँ यहाँ पर आए थे और यही मस्जिद तामीर हो रही थी, यहाँ पर रोक कर उनसे कहा गया था कि ये मस्जिद तामीर हो रही है, तो आप क्या कह रहे थे? बोले हमारे यहाँ ऐसी मस्जिद है बहुत है। तो ऐसे तो कैंडिडेट हमारे यहाँ बहुत आते रहते हैं। अरे ऐसे कैंडिडेट जन कितने आते हैं? किसके लिए बोल रहे हैं आप? हम हमजा मियाँ के लिए बोल रहे हैं। कैसे कैंडिडेट जन कितना आते रहते हैं, आते और चले जाते हैं हमारे यहाँ से भी। अच्छा, जो हमजा मियाँ हैं आपसे लेते हैं, फिर आपके बाद दोबारा आते हैं। बैठिए 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 बैठिए। हेलो, हमजा मियाँ कह रहे हैं कि मेरी जान को खतरा है, तो हमजा मियाँ जो हैं जी, आप अब्दुल्ला की जान को खतरा हो सकता है, इनकी जान को खतरा कैसे हो जाएगा? ये मेरा नाम मारूफ अली है जी, क्या कह रहे हैं? जी, मैं ये कह रहा हूँ उनकी जान को कैसे खतरा हो जाएगा? वो सरकार में है इस टाइम, तो उनकी जान को कैसे खतरा हो जाएगा? होगा खतरा तो अब्दुल्ला आजम की जान को खतरा होगा। उनके पिताजी भी नहीं है, वो भी जेल में है, वो अकेले भागे फिर रहे हैं, तो खतरा हो सकता है। उनके पिताजी, उनकी माताजी और अब्दुल्ला तीनों ही जेल में थे। कैसे देख रहे थे आप? सर बहुत गलत हुआ था उनके साथ, ऐसे नहीं है, सही नहीं हुआ था। एक घर में 250 मुकदमे लगा दो या 350 लगा दो मुकदमे, ये मुकदमे नहीं है। पूरे घर में कितने मुकदमे हैं? 350, शायद 300 से ज्यादा ऊपर है। 350 मुकदमे पूरे उनकी बहन पे भी, उनके अब्बा पे भी, उनकी अम्मा पे भी, दादी तक का मुकदमे है। 350 मुकदमे। यहाँ तक कि उनकी जो आजम खां की माँ थी, उन पे भी मुकदमा लगा दिया था, जो कि 10 साल पहले खत्म हो गई थी। उन पे भी मुकदमा FIR दर्ज हो गई थी उनके नाम से भी। सुनने में तो ये भी है सर। इतना कुछ गलत करा है उन्होंने रामपुर में, या फिर ये जो केस है? अच्छा किया उन्होंने, यूनिवर्सिटी बनाई है, सारी मुखालफत यूनिवर्सिटी की है कि बच्चे पढ़ ना पाएँ। ये चाहते हैं कि पढ़ लिख के सवाल पूछेंगे ये, और जब अनपढ़ होंगे तो सवाल ही नहीं पूछेंगे। यहाँ पे समाजवादी, टोटल समाजवादी है। वो तो जो आपका मत है वो आपका मत है, पर यहाँ के जो मुद्दे हैं रामपुर के वो तो बताएं। विकास का ही मुद्दा है, विकास समाजवादी में हुआ। अच्छा, जो आपने भी यूनिवर्सिटी का जिक्र करा, तो क्या वो पूरा परिप्रेक्ष्य था यूनिवर्सिटी का? यूनिवर्सिटी का यही है कि ये कैबिनेट ने पास करी थी, ऐसी बात नहीं थी, पूरी कैबिनेट ने पास करी थी। उसके बाद में इन्होंने के ज़मीनें विवाद की हैं या इन्होंने सारी खरीदी हैं।
सारी खरीदा हुई ज़मीनें हैं, लेकिन अब ये आसपास के गांव में वो कह रहे हैं कि हमें मुआवजा नहीं मिला ढंग से। नहीं सबको दिया है, सबकी खरीदा हुई है, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो मुखालफत है, वो कुछ नहीं है। 4 गुना मुआवजा दिया है सबको, 4 गुना मुआवजा मिला है। आजम खान ने 4 गुना मुआवजा दिया है, सबको पक्का काम करा के दिया है। अब लोग जो भड़काने पे भड़क गए वो इसलिए मुकदमे हुए, वरना सब ओरिजिनल काम करे थे उन्होंने। जी क्या कह रहे थे आप? वो कह दीजिए, मैं कह रहा था। नहीं तो गांव वालों का ये भी कहना है कि हमें जो भाई 7वां सर्किट रेट होता है उस हिसाब से पैसा चाहिए। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि भाई जब ज़मीन चली गई यूनिवर्सिटी के लिए उसके बाद इन लोगों ने पैसा बढ़ा के मांगा, तो कौन सा सच है ये? देखिए ऐसा कुछ नहीं है, जो ज़मीन उन्होंने यूनिवर्सिटी के लिए ली थी उस ज़मीन का उन्होंने मुआवजा दिया है, लेकिन इन लोगों को खरीद लिया गया, दबाव बना दिया गया बीजेपी की सरकार में मुकदमा लगाने के लिए। बाकी कुछ नहीं है, ज़मीन उनकी खरीदी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने कब्जा करा, सारी ज़मीन खरीदी हुई है। अच्छा, रामपुर से बहुत पुराने नेता हैं जो आजम खान साहब हैं, तो कितना विकास करा है उन्होंने रामपुर के लिए? रामपुर के लिए बहुत विकास किया, बहुत विकास हुआ। ये मोदी वाला विकास नहीं है, समाजवादी वाला विकास है, मोदी वाला विकास नहीं है। जितना भी है सो आजम खान का विकास है, समाजवादी वाला विकास है। देखिए पहले अगर हम कहीं जाते थे, हम अपना नाम बता देते कि हम रामपुर के रहने वाले हैं, हमें कोई नहीं जानता था कि हम रामपुर के रहने वाले हैं। अगर आज हम कहीं जाते हैं तो हमसे कहते हैं, हम उसको बताते हैं कि कहाँ रहते हैं, कि आप रामपुर रहते हैं, तो बोले आजम खान वाले रामपुर। आज हमारी पहचान है रामपुर के नाम से, हमारा रामपुर आज पहचान। जी हाँ, आज रामपुर हमारा चमन है। कैसे चल रही है साइकिल? बहुत घर्राटे काट रही है, बिल्कुल। ले भैये ओ घर्राटे काटेगी। 1.5 लाख बना रही है साइकिल। क्या 1.5 लाख वोट आएंगे साइकिल पे। 1.5 लाख 1.5 लाख वोट? हाँ, 1 लाख से जीतेगा। 1 लाख? मार्जिन बता। हाँ, मार्जिन बता रही है। मुद्दे गिनारा है अपने का, हमारे मुद्दे गिनवाओ, मुद्दे क्या गिनवाओ? 2000 रुपये काश्तकार को दे रहे, कब दे रहे हैं पता? 6 महीने में। अब तो 6 महीने में, 6 साल में भी नहीं अधिक है। और उसका मतलब ये है कि उससे पहले तो हमारा खून चूस लिया। डीजल क्या रेट चल रहा है आजकल? अरे उससे हम 10 घंटे अगर चलाते हैं इंजन तो कितना डीजल का फालतू पैसा गया। तो 2000 रुपये दे रहे हैं तो हमारे ऊपर एहसान कर रहे हैं। उससे पहले हमसे कितना ले लिया? 1 ड्राम पे 1 ड्राम भर के। अरे कितना ले लिया हमसे? हाँ, हमारा कोई फायदा थोड़ी, हमें नुकसान करा। और ये उस दिन वो मीडिया वाले पूछ रहे थे कि बूचड़ खाने कम करा दिए, हमने ख़त्म करा दिए इन्होंने। तो बूचड़ खाने ख़त्म कराने से फ़ायदा नहीं हुआ, नुकसान हुआ सर। हम आज अपने बच्चों के बजाय कमाने का हम खेतों पे उन्हें जानवरों को रखा रहे हैं, जानवरों को भगा रहे हैं, जानवरों को भगा रहे हैं। अरे सिलेंडर कितना महंगा है, सिलेंडर कितना महंगा हो गया। बूचड़ खाने बंद करने से फ़ायदा थोड़ी हुआ है, यहाँ पे आवारा पशु का कितना बड़ा मुद्दा है? बहुत बड़ा है, क्योंकि काश्तकारों से पूछे, ये तो जो रात को अपने डंडे लेकर उन्हें रखा रहे हैं, भगा रहे हैं। अरे भाई उनको सांड जो है रातों को टक्कर मार रहे हैं। नाम बताइए। नाम तस्वीर मेरा भाई, सांड निकले फिर रहे हैं जंगलों में। आवारा जो है ये कहाँ जावे, लेके तो जावे कहीं गौशाला बने तो। हालात ये हो गए हैं, बूचड़ खाने बंद करने हैं, सांड आदमियों को मारे फिर रहे हैं, खेतों में लताड़े फिर रहे हैं। सिलेंडर 1000 रुपये का हो गया। ये इस सरकार का ये दावा है, महंगा मोटरसाइकिल जी अभी जी नहीं, मौजूदा सरकार जो है अभी उत्तर प्रदेश में और जब केंद्र में मौजूदा सरकार है, उस सरकार का ये कहना है कि भाई हमने आवाज़ दिया है, ठीक है। और ये कहने उनका अब ये भी दावा वो ये कर रहे हैं कि हमने जो आवाज़ दिया है सबसे ज़्यादा मुसलमानों को दिया है। तो इसमें कितनी मिला? किसी को नहीं मिला यार। ऐसा तो मायावती ने भी आवाज़ दी है, कॉलोनियाँ बनाई, इसमें सब रह रहे, इन्होंने दे दिया तो क्या दे दिया? सब देते हैं अपनी सरकार में, सब अच्छा है। महंगाई कम, महंगाई नाम कर दी। नाम सईद अहमद। देखो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आएंगे गजब नतीजे, अखबार देख लेना और इस बार साइकिल की रफ्तार देख लेना। ये समाजवादी पार्टी का जो भी सपोर्ट, बात ये है, मेरे तो सुन लीजिए महाराज जी। समाजवादी पार्टी के जितने भी सपोर्टर होते हैं ना, वो ये नारा जरूर बोलते हैं, ये शेरो शायरी जो भी है। ठीक सपोर्टर देखो, हम जो हैं बचपन से समाजवादी हैं और यहाँ विकास हुआ है। आजम खान ने विकास किया है, अब्दुल्ला आजम ने विकास किया है, यहाँ पर सबों ने विकास किया है, इसी वजह से हम समाजवादी हैं।
तो अब्दुल्ला जी ने कैसे विकास कर दिया? उनके तो जैसे विधायक बने, विधायक बनने के बाद वो जेल चले गए, उसके बाद सुनिए, बीजेपी ने 2.5 साल बाहर रहे थे। आप सुनिए, देखो बीजेपी ने पहले हुआ जब आजम खान मंत्री थे, रामपुर थे, रामपुर से आन के उन्होंने विकास करा, अपने लड़के को जिताने की वजह से विकास करा, उन्होंने बहुत विकास करा। बदले की भावना से काम किया, जिसकी वजह से अब्दुल्ला आजम खान जेल गए। बीजेपी ने बदले की भावना से काम किया है, इसकी वजह से अब्दुल्ला आजम खान जेल गए। और जो विकास रह गया था वो इस बार पूरा होगा इंशाल्लाह। अच्छा, एक ये भी बोला जाता है कि चढ़ के होगा, बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के होगा। नहीं, एक बात तो ये भी बोली जा रही है ना कि अखिलेश यादव ने पूरे 5 साल जो है आजम खान जेल में गए, अब्दुल्ला जेल में गए, उनके लिए कुछ नहीं बोला, पर जैसे चुनाव आया, चुनाव आते ही देखो समाजवादी कार्यकर्ताओं ने भी और अखिलेश यादव ने भी जिससे जितना हुआ है आजम खान के लिए उतना किया है। आजम खान, बाकी देखो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, कानून उनका है, सब कुछ उनका है, क्या कह सकते हैं बताइए। अच्छा, इस बात में आपको क्या लगता है, क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं बताना चाहता हूँ आपको, सत्ता की बात होती है सारी, जो भी होती है। अगर हमारे अखिलेश जी सत्ता में होते तो शायद आजम खान बाहर होते। अच्छा, एक बात, सत्ता की वजह से अखिलेश जी जो है ज्यादा, इतना बड़ा आदमी मुर्गी चोरी करेगा, आप ये बताइए। अच्छा आप बताइए, इतना बड़ा आदमी आज सुनिए, हो गए सत्ता की वजह होती है सारी। अगर सत्ता में होते तो शायद आजम खान जेल में नहीं होते। तुम भी कुछ कहो ना। हाँ, क्या कहते? मेरा मतलब ये है, इतने बड़े इंसान मुर्गी चोरी करेंगे, आप बताइए। आजकल जो एक आम आदमी है वो मुर्गी चोरी वो भी नहीं कर पाएगा, जो चोर भी होगा तो। अब इतने बड़े नेता वो मुर्गी चोरी करेंगे, तो इससे यही साबित हो रहा है कि बदले की भावना से काम किया गया है, उनके साथ अत्याचार हुआ है। हकीकत यही है, हकीकत यही है, इस बात में कोई दौरा नहीं है। आप पूरी विधानसभा में टहल लीजिए, यही हकीकत है, बदले की भावना से काम हुआ है। अच्छा, अब ये बताइए कि पहले कैसा था स्वार और अब कैसा, मतलब क्या क्या परिवर्तन हुआ है इसके अंदर? बहुत परिवर्तन हुआ, लाइट नहीं थी, रोड नहीं थे। सुनो, परिवर्तन इतना हुआ है, हर चीज डबल हो गई है, हर चीज डबल। आप देख लो, सरसों तेल देख लो कितना हो गया, वो भी डबल हो गया। अब्दुल्ला साहब ने, तो यही तो फादर ने स्वार में कितना परिवर्तन करा है। देखो, सवाल पूछो, सवाल देखिए, मेरी बात सुनिए, आपकी एक कमी ये है, सवाल पूछो जो सत्ता में है। क्यों लगा आपने? जो सत्ता में नहीं है वो सवाल मत पूछो, उनके सवाल मत पूछो। जो सत्ता में है 5 साल से 7 साल से, उसका लिए पूछो कि 5 सालों में बीजेपी ने क्या किया स्वार के लिए, तो वही तो हम बता रहे हैं। हाँ जी, बोलिए। 5 साल पहले ही तो बात पूछ रहे हो यार तुम, 5 साल पहले ही तो बात पूछ रहे हो, ये नहीं मुझे पूछो बताएंगे। अरे मेरा मतलब ये है भाई, जो सत्ता में है वो सवाल पूछो उनके लिए, और जो सत्ता में नहीं है वो उनका सवाल मतलब पूछना गलत ही है। कर भी तो कुछ नहीं सकते। सत्ता की बात आई तो मैं ये यहाँ पे मान के चलिए, खेती, मुख्य खेती किस चीज़ की होती है? यही धान गेहूँ की होती है, धान गेहूँ गन्ना होता है। हाँ, ये जो मौजूदा सरकार है, मौजूदा सरकार ने बोला कि हमने भाई साहब जगह जगह किसानों को बिक्री आसान, सुन तो लीजिए यार, सवाल तो सुन लीजिए, आप बहुत ज़्यादा उत्तेजित हैं। तो उसने बोला कि क्रय केंद्र खोले हैं। क्रय केंद्र में मतलब ये है कि किसान अपने आसानी से फसल बेच पाएगा, तो यहाँ पे आसपास क्रय केंद्र खोले। ये क्रय केंद्र जो है बिलासपुर में, यहाँ के किसान बिलासपुर मंडी लेके जाते हैं, और वहाँ पे किसानों का जो है धान बारिश में भीग गए, उनकी कोई बिक्री नहीं हुई, कोई खरीदारी नहीं हुई और नुकसान हुआ है। 2 कुंटल वजन लेकर गए हैं तो वहाँ से बेचारे 50 किलो वजन वापस लेकर आए, ये हुआ है, ये हुआ है बस। अच्छा, और अगर स्वार में मान के चलिए, और क्या डिमांड थी आपकी सरकार से जो ये होना चाहिए था स्वार में? डिमांड तो बहुत सारी है, बस अड्डा है, सुनिए, स्वास्थ्य यहाँ पे बिल्कुल ना के बराबर है। यहाँ हम लोगों को इतनी परेशानी होती है कि अगर कोई इमरजेंसी ज़रूरत किसी इंसान को पड़ जाए तो हम सीधे रामपुर या मुरादाबाद के लिए जाते हैं। यहाँ हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए कोई सुविधा नहीं है, और अस्पताल है तो वहाँ कुर्सियाँ भी नहीं है बैठने के लिए। कोई किसी को अगर चक्कर आ रहा है, कोई बीमार है, तो उसके बैठने के लिए वहाँ कुर्सियाँ नहीं है, न डॉक्टर है, ना कोई मशीन अवेलेबल है, न सीटी स्कैन की व्यवस्था, न मतलब किसी चीज़ की कोई व्यवस्था नहीं है। आप ऐसा मान के चलिए जी। आगे आ जाइए, आगे। जी जी जी, आपका नाम? नाहिद नाम है मेरा। क्या करते हैं?
मैं सिलाई का काम करता हूँ। क्या कहेंगे बताइए। भाई सरकार ने बीजेपी ने कुछ नहीं करके दिया। हमारे सरकारी अस्पतालों को कोई सुविधा नहीं है। कोई एक्सीडेंट में चला जाए तो उसे कोई सुविधा ही नहीं मिलती। रामपुर भेजते हैं उसे। पूरे स्वार में प्राथमिक शिक्षा के लिए कुछ है यहाँ पे बंदोबस्त है कि नहीं है? कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है। बिल्कुल लूट के खा गई है, बर्बाद कर दिया, बर्बाद हिंदुस्तान को। कुछ नहीं करके दिया इन्होंने। जी नाम साहब, मेरा नाम मोहम्मद आसिफ अंसारी एडवोकेट, तहसील स्वार से हूँ मैं जी। देखिए भाई साहब, सन 2014 में हिंदुस्तान की जनता ने भरोसा करके बीजेपी को सत्ता सौंपी। सन 2017 में यूपी की जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने भरोसा करके भाजपा को सत्ता सौंपी। लेकिन दोनों ही बार यूपी में और हिंदुस्तान में बीजेपी ने हिंदू मुस्लिम नहीं, पूरी जनता के साथ विश्वासघात किया गया। जगह जगह हिंदू मुस्लिम की राजनीति की गई है। हिंदू भाइयों का, मुस्लिम भाइयों का जाति कोई आपसी मतभेद नहीं है कहीं पे, ठीक है। उनका जानी माली नुकसान हुआ है। भाजपा ने हिंदू मुस्लिम की राजनीति की है। लेकिन इंशाल्लाह इस बार भाजपा का हिंदुस्तान में क्या, कहीं भी जहाँ भी इलेक्शन हो रहे हैं, खाता नहीं खुलेगा। पब्लिक इस बार उससे जवाब लेगी भाजपा से, ठीक है भाई साहब। यूपी में सरकार आ रही है समाजवादी की, ठीक है। विधानसभा स्वार से अब्दुल्ला आजम खां अच्छे वोटों से जीत रहे हैं, ठीक है। एक चीज़ है, जैसे कि पहला चरण बीतता है, पहले चरण बीतने के बाद ही योगी आदित्यनाथ का एक बयान आता है। वो ये बयान में कहते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार नहीं जीतती है तो उत्तर प्रदेश कश्मीर और बंगाल या केरल बन जाएगा। तो आप कितने सहमत हैं इनके? हमें बड़ी शर्म है भाई साहब कि हमारी एक यूपी के मुख्यमंत्री ये भाषा बोलते हैं कि मई जून की गर्मियों में मैं शिमला बना दूंगा। बड़ी शर्मनाक बात है ये। हमारी यूपी के जो सीएम हैं, हमारे मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ जी, ये भाषा बोलते हैं हमारे लिए। बड़ी शर्म की बात है। क्या कह रहे थे? ना मैं तो नहीं कह रही हूँ, मसूर भाई से कर रहा हूँ। ये जो है यहाँ पे आप ज़्यादातर जितने भी हैं वो ज़्यादातर हैं जो मजदूरी करते हैं, ज़्यादातर वही लोग हैं। जी 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 जी। तो जी, तो जो महंगाई हुई, मान के चलिए जो सरसों का तेल है, कड़वा तेल है, 200 रुपये के आसपास पहुँच चुका है। भैया वो तो फ्री मिल रहा है, बिल्कुल हैं 100 रुपये का कोई राइट थोड़ी है, बिल्कुल फ्री है। नाम? इमरान नाम है मेरा भाई। बताइए। बिल्कुल फ्री है, समझ लो। मोदी जी को ले में तो उन्हें पता चले ना, 100 रुपये से 200 रुपये पर पहुंच गया। कुछ भी नहीं है, कहाँ है महंगाई, कौन कह रहा? मजदूर जो होता है, मतलब मजदूर की ज़्यादातर बोले जाते हैं कि भाई रोज कमाना रोज खाना है। एक ये जी महाराज सुन तो लीजिए, सवाल तो पूछने दीजिए। तो बोला जाता है कि ये एक मुहावरा से बोला जाता है जो रोज मजदूर आदमी होता है। तो 200 रुपये पेट्रोल जो है, 100 रुपये के आसपास पेट्रोल है और कड़वा तेल जो है वो 200 के आसपास है। तो मजदूर की ज़िंदगी में क्या असर पड़ा है इसका? मजदूर तो परेशान है इस टाइम पे। मजदूर की इतनी मजदूरी नहीं है, वो अपने हंडियों में तेल कहाँ से डालेगा? जब पैसे इतना नहीं कमा रहा है वो, तो तेल है उससे ज़्यादा। उनके लिए कोई महंगा नहीं है, बीजेपी वालों के लिए कोई महंगा नहीं है। वो जो है ना उद्योगपति पार्टी है, उसके लिए कोई महंगा नहीं है। तो हमारे ऊपर है फ़र्क, ये तो हम जानते हैं कैसे पाल रहे हैं बच्चों को, क्या करना है, ये तो हम जान रहे हैं। अच्छा, मजदूरी जो है, कुछ लोगों का कहना है, आप बताइएगा, कुछ लोगों का कहना है कि मजदूरी कम हुई है सरकार में, कुछ लोगों का कहना है कि मजदूरी बढ़ी है सरकार में। कम हुई है? क्या है सर? काम ही नहीं है, मजदूरी बढ़ेगी। बोलिए भैया देखो, मजदूरी क्या बढ़ी है? किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं आप? मजदूरी का कौन से टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं आप? कौन सी मजदूरी के टॉपिक पे बात कर रहे हैं हमारे से? नहीं, मतलब जैसे कि रोज खेत में जाता है मजदूर जी, वो मजदूरी भी होती है जी। एक आप मजदूरी का मतलब देखिए रोजगार से है भाई साहब, ठीक है, रोजगार से है। यहाँ पिछड़ा वर्ग है, लोगों के पास रोजगार अधिकतर यहाँ छिना है, ठीक है ना। उनको अपने घर पालना, बच्चों का पालन पोषण करना, परिवार का पालना बड़ा बामुश्किल है, बड़े संकट का सामना करना पड़ा है इस बार लोगों को। आपने भी बात कही कड़वा तेल पे पैसे बढ़े, कड़वे तेल पे ही नहीं बढ़े हैं, पेट्रोल डीजल है, गैस है, खाद्यान्न सामग्री जो है टोटल उस पर महंगाई ऐसे मंडला गई जैसे खतरे के बादल मंडलाएं। आदमी को अपना जीवन जीना बड़ा दुश्वार हुआ है इस बार। और ये स्वार में की और बात करी जाए तो स्वार में और क्या क्या परेशानियां हैं? स्वार में बहुत सारी दिक्कतें हैं भाई साहब। कारोबार की सबसे बड़ी परेशानी है, रोजगार की सबसे बड़ी। मुख्य रोजगार है क्या यहाँ पे, आप बताइए? मुख्य रोजगार तो यही है, लकड़ी वकड़ी का है, तिजारत, खाना कमाना, मजदूरी है वगैरह। क्या मतलब बताइए? यही आरा मशीनों वगैरह का है। मतलब कुछ वो भी अब बंद पड़ी हुई, वो भी बंद पड़ी हुई है इसमें सारा कुछ है।
ठेके में लेंगे, मजदूर काटेंगे। देखिए कितना घूमेगा। हाँ चलो चलो। बोलिए। ये है जैसे हमने पेड़ खड़े मोल ले लिए, उसे ठेके में काटना है, 1000 मिल गए कि 1000 घट गए। अच्छा वहाँ से महंगा लेते हैं, यहाँ मतलब बिक जाता। अच्छा तो एक पेड़ की पूरा वो प्रक्रिया क्या होती है पैसा कमाने की, खरीदने की, क्या सब पूरा बताइए। वो तोल पे बिकता 700 600 700 रुपये कुंटल बिकता। जंगल लेते हैं ठेके? हाँ ना, जंगल क्या पेड़, हाँ जंगल ही लेते हैं, 100-150 जंगल ही लेते हैं। फिर मजदूर फिर काश्तकारों के लेते हैं, और फिर मजदूर को ले जाते हैं हम 300 वाले को। 500 का खर्चा रखा, 300 में उसका पूरा नहीं हो रहा, काम पूरा कहाँ करके दिखा रहा मजदूर भी। हाँ 300 की मजदूरी है, 500 का खर्च है, तो क्या करेगा, 200 कहाँ से लागा। और हफ्ते में 2 दिन खाली रह गया तो वो 2 दिन रोटी नहीं मिलेगी उसे, कहाँ से खर्च करेगा। अच्छा ये जो मनरेगा योजना है सरकार की, मनरेगा योजना के तहत किसी को रोजगार वगैरह मिला है? कोई कुछ नहीं। ना हमें तो कुछ नहीं मिला, जानता ही नहीं है, कुछ तो मिलता नहीं, हमें तो मिला नहीं। कोई है कौन सी है क्या चीज़, इसे कुछ जानता ही नहीं कोई। ग्रामीण इलाकों में होती है मनरेगा, यहाँ पे नहीं। बोलिए भैया मनरेगा हो रहा है मेरे जंगल में, चलो मैं दिखाऊं, वहाँ पे कोई भी जाने वाला ना, वहाँ पे तो मनरेगा हो रहा है। अरे जहाँ पे निवासी निवास कर रहे हैं वहाँ पे कराएं, जंगल से क्या फ़ायदा हो रहा है मनरेगा कराने से, ये बताइए मेरे। चलो कोसी के बराबर से, अरे उसमें बाढ़ आएगी फिर वो ऐसी कैसे हो जाएगा, क्या फ़ायदा हो रहा है सरकार का पैसा वेस्ट करने से अपना। इस चीज़ पे एक्शन लिया जाए, बताओ मुझे, चलो मेरे यहाँ चलो, मैं दिखाता हूँ अभी। चलेंगे वो तो ठीक है। अच्छा आपके लिए और क्या क्या परेशानी है स्वार में? भाई साहब ना तो यहाँ पे रोज़गार है, ना यहाँ पे चिकित्सा में कोई वो है, समझे, बिल्कुल 0/0 है। थोड़ा आगे आ जाओ इमरान भाई साहब, इधर आ जाओ। थोड़ा आगे बोलिए। बिल्कुल 0/0 है यहाँ से। किसी भी चीज़ में ले लें, स्वास्थ्य में ले लें आप, शिक्षा में ले लें, रोड व्यवस्था में ले लें, किसी चीज़ में नहीं, गवर्नमेंट कोई नहीं। नाम? मोहम्मद बिलाल साहब, कोई इंटर कॉलेज है यहाँ पे या डिग्री कॉलेज? डिग्री कॉलेज बहुत दूर जाके हैं, यहाँ के डिग्री करने आते हैं, कोई देहरादून जाता है। मोहम्मद यहाँ था पुरानी अटियारी से कहते हैं, कुछ लोग मुरादाबाद जाते हैं, रामपुर जाते हैं, सॉरी डी फार्मा करते हैं, वहाँ पे आके तो वहाँ बंद कर दी गई। वहाँ के जो अध्यक्ष हैं मोहम्मद आजम खान साहब, उन्हें जेल में डाल दिया गया। अब कोई देहरादून जाता है, आपकी स्पीच नहीं चल रही है, ऑडियंस नहीं है। अब यहाँ की जो पब्लिक है देहरादून जाती है, इतनी परेशान होती है, कहाँ रात में पहुँचते हैं देहरादून, बताएं आप। यहाँ पे डिग्री कॉलेज होना चाहिए, कोई कुछ भी नहीं है यहाँ, कहीं दूर जाके है डिग्री कॉलेज। यहाँ शिक्षा में नहीं है, किस चीज़ में नहीं है यहाँ। अच्छा यहाँ पे जो जैसे कि कुछ है, अगर मान के चलिए आप जाएंगे मुजफ्फरनगर जाएंगे, मेरठ जाते हैं, बागपत जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कुछ लोगों की, कुछ बच्चों की भी ये मांग होती है कि भाई जी, तो कुछ लोगों की वहाँ पे मांग होती है इस चीज़ को लेके कि भाई हमारे यहाँ पे एक व्यवस्था बना दी जाए जिससे हम आर्मी वगैरह की तैयारी कर सकें, और रनिंग वगैरह के लिए जो भी मतलब आर्मी के एक प्रिपरेशन के लिए एक पार्क बना दिया जाए या ऐसी व्यवस्था बना दी जाए। तो यहाँ पे है कुछ ऐसी? सुवार में नहीं, कोई नहीं गन्नी की नहीं है कोई जगह, सिर्फ सुबह जाते हैं तो आदमी रोड पे टहल लेते हैं, यहाँ कोई टहलने जगह नहीं है, बस एक यहाँ बस कुछ नहीं। क्या कह रहे हैं? कोई पार्क कोई व्यवस्था है वैसे, जैसे कि बच्चों को अगर आर्मी की तैयारी करनी है? कोई व्यवस्था नहीं है, ना आर्मी कैंप है, ना कोई व्यवस्था है, घूमने का पार्क है, ना ITI थी वो भी खत्म हो गई यहाँ से। कब थी यहाँ पे IIT? ITI जैसा 5 साल पहले थी यहाँ, तो वो भी हमारे पड़ोस में थी, यहाँ से बंद करके खैमपुर पहुँचा दी, खैमपुर में बना दिया। ITI भी खत्म हो गई, अब भागना पड़े। कोई फैक्ट कहते हैं कि ये करा दो या वो करा दो, कुछ नहीं, बिल्कुल वैल्यू नहीं है, जब सुनवाई नहीं है, वैल्यू नहीं है, मोदी जी से थोड़ी कहेंगे जाके वहाँ। नहीं, अगर मान के चलिए यहाँ से कोई बीजेपी का नेता भी है, सांसद हैं, जो भी है। नेपाल सिंह आए थे, पहले नेपाल सिंह आए थे, आज तक देखा नहीं इन बच्चों ने, किसी ने देखा नेपाल सिंह को? किसी ने देखा? एक दिन किसी ने एक नल नहीं लगवाया डॉक्टर नेपाल में, सांसद बैठ के अपने घर को चला गए, आज नहीं कभी लौट के आगू, एक नल भी नहीं लगवाया। यहाँ चांद अब्दुल्ला का विपक्ष कौन है? अब्दुल्ला का विपक्ष भी है कोई? स्वार में तो लगता नहीं है ऐसा, यहाँ तो टोटली अब्दुल्ला है वो। तो उनके विपक्ष में तो पार्टी ने खड़ा ही कराया है। वो कौन है? वो उन्हें कोई जानते ही नहीं है यहाँ पे, तो उन्हें कोई नहीं जानता। वो है कौन? वो कोई नहीं है, वो तो सपना दल है, यहाँ तो अब्दुल्ला है। बीजेपी की ऐसी क्या मजबूरी बनी कि पूरे उत्तर प्रदेश में 403 सीटों पे एक भी मुस्लिम प्रत्याशी न उतार के स्वार में उतारा?
अच्छा, कुछ लोग तो सुन तो लीजिए, कुछ लोग ये कहते हैं कि बीजेपी जो है मुसलमानों को टिकट नहीं देती, अब तो दे दिया। बिल्कुल नहीं देती। किसने दिया? बीजेपी ने। कब? बीजेपी ने नहीं दिया है, अपने दल ने दिया है। बीजेपी ने अगर गठबंधन में ना, गठबंधन में है, पर बीजेपी ने कौन सी सीट पे मुस्लिम प्रत्याशी उतारा बताइए? पूरे यूपी में आप चन्नी में छान लीजिए अगर कोई प्रत्याशी उतारा हो तो। कोई काम है या नहीं है? ये तो पैक्ट में है सीट, और ये भी टिकट खरीदा गया है। ये तो यहाँ आप एक बात बताइए, यहाँ पटेलों का जनाधार नहीं है, अपने दल का जनाधार नहीं है, उसके बाद ये सीट पैक्ट में क्यों गई? क्योंकि बीजेपी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं उतारती है, अपना दल मुस्लिम कैंडिडेट उतार सकती है। इस वजह से यहाँ पर अपना दल को सीट दी गई है, ताकि मुस्लिम कैंडिडेट उतार के मुस्लिमों को डिवाइड करने के बाद चुनाव जीता जा सके। बीजेपी के खास आदमी आ गए। मुसलमानों को अलग अलग। तो कितना मुसलमान डिवाइड हो रहा है? मुसलमान डिवाइड नहीं होगा, मुसलमान डिवाइड नहीं होगा। मुसलमान जागरूक है, उसका वोट सिर्फ साइकिल पर ही जाए। और MIM का हमारे यहाँ जनाधार ओवैसी साहब बहुत अच्छे। मेरा नाम मोहम्मद आजम। क्या करते हैं गुरु? मैं लैब है, डॉक्टर हूँ जी सर। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? कहने क्या भैया? मतलब ये जो आपने बताया कि कितना बट रहा है मुस्लिम इस बार दोनों पार्टियों में, अपना दल और एक ही तरफ है हमारा, तो मुसलमानों का सारा मटेरियल सब कुछ, सब अब्दुल्ला आजम है सब। हार जीत तो उसी दिन हो गई थी जिस दिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव भी आए थे, और कल टांडे में अनुप्रिया पटेल जी आई थी जो उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनके उसमें पब्लिक नहीं पहुंची, बल्कि सारे जितनी पब्लिक थी हमारे अखिलेश यादव जी के जलसे में थी, जितनी भी थी। और यहाँ पे सरकार भी फुल सत्ता में अखिलेश यादव जी की बन रही है, हमारी सरकार बन रही है। आप युवा हैं और स्वार के रहने वाले हैं, क्या मांग है आपकी स्वार से, स्वार के नेताओं से? स्वार से शांति हो, अच्छे व्यवस्था हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, हाईवे वगैरह हो। शांति की मांग है, सर की कैमरा लो ना। शांति की मांग है। देवी शांति चाहिए हमें, मिलेगी कहीं? देवी शांति चाहिए हमें, मिलेंगी कहीं? आप मीडिया वाले हैं, आप शांति पहुंचा, अरे सुनो भाई साहब, शांति पहुंचा सकते हैं? नहीं पहुंचा सकते। जगह जगह बीजेपी बहुत अच्छा काम करा, बीजेपी ने। हम नहीं कह रहे सरकार गलत चली है, बहुत बढ़िया चली है, बड़ा अच्छा काम किया उन्होंने, और हम उन्हें मानते हैं। योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन योगी जी पक्षपात की राजनीति करते, नहीं मालूम है आपको? एक तरफा किया, एक मिनट, किया आपने कभी कोई विरोध किया उनका? आपने कभी किसी मीडिया वाले ने कोई विरोध किया योगी जी का? नहीं किया ना। जगह जगह धर्म संसद होती है। धर्म संसद का मतलब क्या होता है? आप कोई भी धर्म संसद लगा सकते हो। मैं अपने धर्म की एक बात सुनिए, एक बात सुनिए, तो लीजिए हमारी योगी जी का जो हरिद्वार में धर्म संसद हुआ, इधर को मैक लाइए आप। योगी जी हमारे नेता हैं, हमारे मुख्यमंत्री रह चुके हैं, हम उनकी कदर करते हैं। उन्होंने अच्छा काम किया है और सारी जातियों को उन्होंने लाभ भी पहुंचाया है, लेकिन उन्होंने एक जगह पे इतना फॉल्ट पैदा किया कि एक जगह तो हमें खाना खिलाते हैं, दूसरी जगह हमारा खून निकालते हैं। ये किया या नहीं किया आप बताइए? कभी बोला? एक मिनट, क्लियर होते 80-20 का नारा दे दिया भाई साहब। क्या वजह थी? 80-20 कौन होते हैं? कौन है 80-20? 20 मुसलमान है। अरे 20 मुसलमान है, 80 वो हैं। ऐसा तो नहीं है, हमारे साथ तो 70% हिंदू हैं, तो फिर वो 10% रह गए। 70% हमारे साथ आ गए, 20 हम हो गए, 90 हो गए, तो योगी जी कितने में रह गए? 10%। 10 में। जी देखिए, आपने बात बोली धर्म संसद की जो हरिद्वार में हुई, ठीक है, अब सुनते भाई साहब, यहाँ बुलाओ, एक मिनट, धर्म संसद, एक मिनट, यहाँ बुलाओ, मैं धर्म संसद, सवाल तो सुन लो, अपनी अपनी दागे जाओगे, अपनी अपनी दागने से पहले हमारा सवाल तो सुन लीजिए। जी, मैं ये कह रहा हूँ जो हरिद्वार में धर्म संसद हुई और जिन लोगों ने करी जी, और दूसरे पक्ष को गाली देना या दूसरे धर्म को गाली देना, ठीक है, और किसी को किसी के खिलाफ उकसाना जी, ये गलत बात है, नहीं होनी चाहिए, नहीं होना चाहिए। ठीक है, सबको अपना अधिकार है। इस देश के जो संविधान है सबको आज़ादी देता है अपने देश को, अपने धर्म को पालन करने की, ठीक है। अभी हमारा पक्ष है, अब क्या बोलेंगे आप? बोलिए। धर्म संसद सारे धर्म कर सकते हैं, किसी को कोई रोक नहीं है। धर्म संसद का मतलब क्या होता है? धर्म संसद का मतलब होता है कि अपने धर्म के लोगों को अपनी अच्छाइयों पे लेकर आओ, इंसान बनाओ उन्हें। इंसान बनाने के लिए तो धर्म संसद कोई भी लगा सकता है। लोगों को इंसानियत सिखाओ, अच्छाई सिखाओ। ये लोग धर्म संसद के नाम पे लोगों को भड़काते हैं, उकसाते हैं, उन्हें मार दो, काट दो,
उन्हें किसी तरीके से मत छोड़ो। और योगी जी उस पर एक्शन भी नहीं ले सकते। अभी हम अगर 1 मिनट गांधी जी को गाली दे रहे हमारे ऊपर एक्शन हो जाएगा। और योगी जी उनके धर्म संसद लगाने के बाद वो हमारे खुलेआम गाली दे रहे हैं, उन्हें संरक्षण मिल रहा है। तो ये धर्म संसद नहीं है, ये धर्म संसद है। किसी मीडिया ने, किसी चैनल ने कोई आवाज उठाई? ये कह रहे हैं कि जो जिन्होंने धर्म संसद करा उस पे आप कह रहे हैं आपको सरकार का संरक्षण है, अब ये कह रहे हैं। हाँ, एक्शन लिया सरकार ने कोई उनके ऊपर? नहीं ले रही एक्शन। भाई जहाँ मर्जी धर्म संसद का मतलब होता है कि आप अपने धर्म के लोगों को, धर्म के लोग तो आएंगे वहाँ पर, उन्हें इंसानियत सिखाइए आप। अरे कोई भी धर्म इंसानियत तो सिखाता है या हैवानियत सिखाता है? जानवर तो बनाना नहीं सिखाता इंसान को कोई भी धर्म। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हैवान बनाता है किसी को, अपने धर्म के आदमी को। लेकिन ये लोग तो खुलेआम ये ले जी, उन्हें यति नरसिम्हानंद जी को ले लीजिए आप। वो मुसलमानों को तो मुसलमान, हिंदुओं को नहीं छोड़ते, वो उनको भी गालियाँ दी चले जा रहे हैं यार। उनको क्या गाली दे रहे हैं? अरे वो गाली दे रहे हैं, हमारी लड़कियाँ छाती निकाल के चलती हैं, हमारी लड़कियाँ ये करके चलती हैं, ये उनके बोलने की बात है? कोई बाबा, किसी मटका बाबा इस तरीके की भाषा बोलेगा अपनी बेटियों के लिए? बात सही है। आप बताइए, हमें नहीं सुना आपने, नहीं देखा मीडिया पे? हमने तो मीडिया पे ही देखा है, नहीं बोलते हैं वो। बताइए क्या एक्शन लिया योगी जी ने? बताओ मुझे आप। किसी मीडिया ने कुछ निकाला? कोई मुद्दा बनाया? कोई नहीं बनाया। अगर कोई विपक्ष पार्टी मुद्दा बनाती है तो उसके ऊपर ये लोग वो रसूखा लगा देते। ये क्या हुआ भाई? पहले चरण में ये क्या हुआ? रासुका किस पे लगी? अरे भाई रासुका ही तो लगाते हैं। मान लीजिए हम अभी अगर योगी जी के खिलाफ या मोदी से कोई आवाज निकालते हैं, बोले उठा के डाल दो अंदर इसे। हमने तो, हमारे तो बोलने में रासुका हो गई। अगर चोर बकरी चोर आजम खां, अरे भाई आजम खां नेता है, मैं नहीं मानता कि वो कोई भगवान है। आजम खां नेता है, जनप्रतिनिधि है, हो सकता है गलती करेगा, आदमी तो है। कौन सा इतने पूरी हिंदुस्तान के अंदर इतनी पार्टियां, नेता है, सब में कोई गलती नहीं करते हैं क्या? उसकी इतनी बड़ी सजा के आदमी के ऊपर इतने सारे केस कहाँ से? मुर्गी चुराएगा वो आदमी, 16,400 रुपये चुरा। भाई साहब मुर्गी चुराएगा, अंडा चुराएगा आपका। यार ये क्या बात हो गई? 16,400 रुपये का भी तो मुकदमा दर्ज है ना उन पे, तो वो चुरा लेंगे। 16,600 रुपये, 600 रुपये, 16,600 रुपये आजम खां चुराएंगे। आप बकरी चोर है, बकरी चोर है वो। क्या चैनल है ये? अरे लोकल चैनल है यार, कोई आज तक वाला तो आ नहीं रहा है। आपने बोल दिया, अब मेरी सुन लीजिए। सुन ले, आपने बोला चैनल के बारे में ना, अब मेरी सुन लीजिए। अरे तो आप सुनिए, सुनिए। अब आप जमीन पे, हम जमीन पे आके आपकी बात बता रहे हैं स्वार की। हाँ ठीक है, तो आप कहाँ तक बता रहे हो? और सुनिए ना, आप सुन तो लीजिए। अभी आज तक वाले वहाँ जाएंगे जी, ठीक है, कोई भी चैनल है, ठीक है, उन चैनलों को आप बोल देंगे कि ये गोदी मीडिया है। नहीं सुनिए ना मेरी बात, अपने जरिए से लेक्चर दे रहे हैं तो हमारी भी सुन लीजिए, ठीक है। तो आज तक वाले पे जाएंगे, ठीक है, आज तक वाले बोलेंगे कि भाई ये तो मोदी के पक्ष में दिखा रहे थे, गोदी मीडिया हो गया। जी। और आपकी ज़मीन पे आके हम आपकी हकीकत बता रहे हैं तो आप बोल रहे हैं कि भाई चैनल बढ़िया नहीं है। तो आप चाहते क्या हैं? भाई गोदी मीडिया इसलिए बोला जाता है बड़े भाई कि हिंदुस्तान में पिछले 5 साल में ट्रम्प जी आए थे, जो अपने उसका इलेक्शन था प्रधानमंत्री का, उनसे पहले आपने ट्रम्प जी को बुलाया था? हिंदुस्तान बुलाया था, नहीं बुलाया था? बड़ा अच्छा स्वागत किया गया था। अच्छी बात है, मेहमान का स्वागत होना चाहिए, ऐसा नहीं है मेहमान का स्वागत नहीं होना चाहिए। मेहमान का स्वागत किया। उससे पहले हिंदुस्तान में कोरोना ही नहीं था, अचानक कोरोना आया, ट्रम्प जी यहाँ से गए, कोरोना चालू हो गया। ये सब मोदी जी का कर रहा था, हमारा कर रहा था। उसमें उन लोगों ने क्या किया, एक बेचारे वो मौलाना साहब हैं, उनको लपेट दिया। अभी मीडिया ने ये तो नहीं बताया कि ट्रम्प जी वहाँ से इतने लोगों को लेकर आए थे अमेरिका से, उनके साथ भी ट्रम्प वो मतलब कोरोना आ सकता है। मौलाना साहब चोर है, मौलाना साहब ऐसा है, मौलाना साहब ऐसा है। एक पक्ष के ऊपर डाल रहे हो यार आप, ये क्या बात हो गई? मौलाना साहब तो यहाँ से अभी सऊदी तक नहीं गए, कोरोना कहाँ से लिए? वो तो हिंदुस्तान में ही थे। ट्रम्प आया, आपको मुंह से आवाज़ नहीं निकलती कि ट्रम्प विदेश से आए थे, हो सकता है उनके साथ। अजीत डोभाल जी को क्यों जाना पड़ा मौलाना साद जी के पास? अरे भाई अजीत डोभाल जी मौलाना साद जी के पास गए तो उन्होंने उसका तस्करा करा नहीं करा कि भाई ऐसा है क्या मौलाना साद से कोरोना फैला हिंदुस्तान में? किसी एक जाति से कोरोना फैल सकता है क्या? आप बताइए मुझे। आप कोई एक बिरादरी कोरोना फैला सकती है? भाई ये तो एक महामारी थी, महामारी तो किसी में भी हो सकती है ना बड़े भाई। आप मीडिया के उससे आए हो, महामारी तो सभी में, जानवरों में फैल सकती है, तो क्या जानवरों को जिम्मेदार ठहराओगे आप कि इन्होंने कोरोना फैला दिया है? आपने एक धर्म को लपेट लिया, तो आपको फिर किस तरीके से, आप मुझे ये बताइए कि किस तरीके से गोदी मीडिया नहीं बोला जाए? किस तरीके से आप बता दीजिए, कौन से तरीके से आपको गोदी मीडिया नहीं बोला जाए? आप एक पक्ष को उतना नीचे गिरा रहे हो तो आप फिर भी ये कहते हो कि नहीं हम गोदी मीडिया आपके यहाँ पे स्वार में आके आपकी हकीकत दिखा रहा है, और उस चैनल के वाले के बारे में क्या बोलेंगे आप?
नहीं, जो हकीकत दिखा रहा है मेरे भाई। आप एक मिनट रुक जाइए, आप हमारा इंटरव्यू लेने आए हैं, अब इस इंटरव्यू को हम देखेंगे, पता नहीं आप इसमें कितना काटोगे, कितना छांटोगे, क्या चीज़ सेट करके उसमें डालोगे। अब ये तो आपके ऊपर वो करता है ना, डिपेंड करता है ना कि आप कितनी सच्चाई दिखा रहे जा रहे हो। जो हम बोल रहे हैं वही दिखा। आप मेरा नंबर ले लीजिएगा और इसमें से कुछ कट जाए ना तो मेरे पे कॉल कर लीजिए। वही तो बात कह रहे हैं हम। अब ये तो आपके ऊपर है ना बाबूजी, आप इसे जाके अपने उसमें लगाओगे ना, लैब में लगाओगे ना, क्या है मामला। ये पहले चेक करोगे इसे किसने क्या बोला है, उसके बाद करोगे। हो सकता है हमारी जो यहाँ लड़कों ने गलत सलत बोल दिया वो ज़्यादा चालू कर दो, बाकी नीचे खींच दो, ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है भाई। मीडिया है, मीडिया कुछ भी कर सकती है। तो मैंने आपसे ये क्या बोला कि मेरा नंबर ले लीजिएगा, इसमें कुछ कट जाए नहीं तो मैं आपके ऊपर केस थोड़ी ना करूंगा। नहीं, फिर आप देखिए, हर चीज को ना एक नजर से देखना गलत होता है, ठीक है। नहीं, मीडिया चौथा स्तंभ माना जाता है। काहे का चौथा स्तंभ माना जाता है? स्तंभ है नहीं है वो अलग डिबेट है। नहीं, काहे का चौथा स्तंभ माना जाता है? संविधान का चौथा स्तंभ, संविधान का चौथा स्तंभ माना जाता है। इंसानियत का माना जाता है, मतलब इंसानियत। हम हिंदुस्तान के संविधान को इंसानियत पे लेके चलते हैं। ऐसा किसी देश में, पूरे वर्ल्ड के किसी देश में ऐसा देश नहीं है जैसा हमारा हिंदुस्तान है। मानते हो आप? हम मानते हैं। एक 4 लोग खड़े होकर भागवा कपड़े पहन के गांधी जी के खून निकाल देते हैं, उनमें आग लगा देते हैं। कहाँ है भाई सरकार? क्यों निकाल रहे हैं भाई? गांधी जी कौन है? अरे गांधी जी कौन है? गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता है यार, उनको कोई भी कुछ भी कहेगा। भाई साहब दिखाया आपने किस मीडिया ने दिखाया? तो गांधी जी के खिलाफ तो कुछ भगवा पहनने वाले बोलते हैं, वो भी भगवा की पहनने वाले अगर गांधी जी के खिलाफ बोल रहे हैं तो वो नोट अपनी जेब में नहीं रखे, वो नोट अपनी जेब में नहीं रखे, उसमें गांधी जी के यार फोटो है ना, उसके हिसाब से चल रहा है वो। सुन तो लीजिए, हमारी भी तो सुन लीजिए। कुछ भगवा पहनने वाले गांधी जी को गलत बोलते हैं जी, तो वो भी गलत है, मैं उनके पक्ष में नहीं हूँ। हाँ जी। पर हैदराबाद के जो लीडर हैं वो भी ये कहते हैं कि गांधी जी को मैं कोई लीडर नहीं मानता हूँ या राष्ट्रपिता नहीं मानता हूँ। फिर गांधी जी को वो राष्ट्रपिता नहीं मान रहे और गांधी जी को वो लीडर, तो ना हम लीडर कहाँ मान रहे हैं यार? कौन लीडर है? आप मानते होगे, मीडिया मानता होगा उन्हें लीडर, हम नहीं मानते। किन की बात कर रहा हूँ मैं? अरे भाई हम तो ये कह रहे हैं, तुम किन की बात कर रहा हूँ? आप किसी भी जिसकी भी कर रहे हो, आप ओवैसी की करिए, आप योगी करिए। जो आदमी इस टाइम हमारे हिंदुस्तान के संविधान को नहीं मानता, हम उसे लीडर क्यों मानेंगे यार? कौन सी बेस लीडर मानेंगे? आप बताइए, आप मानते हो? आप मानते हो? अगर आप उस आदमी को अपना लीडर मानते हो जो हिंदुस्तान के संविधान पे नहीं चलता, तो हम तुम्हें पत्रकार भी नहीं मानते हैं यार, कुछ भी नहीं मानते। आप बताइए क्या है? आप कुछ भी नहीं है। तो संविधान पे कौन नहीं चल रहा है? अरे भाई संविधान पे कौन नहीं चल रहा है? संविधान पे वो लोग नहीं चल रहे जो महात्मा गांधी के गोली मार रहे हैं और तुम्हें दिखा भी रहे, आप उनका कुछ नहीं कर रहे। संविधान पे चल रहे हो आप। ले भैया वो तो मैंने बोला है ना कि जो गांधी को जो गलत बोल रहे हैं, राष्ट्रपिता है गांधी जी, ठीक कौन है? अभी एक बात बताइए मुझे, गांधी जी क्या है हिंदुस्तान के लिए? राष्ट्रपिता है, यहाँ के राष्ट्रपिता कहा जाता है। जेब में रखे गांधी जी। मेरी बात सुनिए, वो लोग गांधी जी को बुरा कह रहे हैं, मान लीजिए संविधान को बुरा कह रहे हैं। संविधान अम्बेडकर जी ने दिया है, अम्बेडकर जी ने दिया है। हम उनके पूरी लाइफ, हमारी 7 पुश्ते, 18 पुश्ते, 50 पुश्ते चले जाए, उनके शुक्रगुजारी रहेंगे हमेशा अम्बेडकर साहब के। उन्होंने हमें संविधान दिया, हमें आज़ादी दी, समझ रहे हो नहीं? हिंदुस्तान में आज़ादी से जीने का हमें वो दे के गए, वो समझ रहे हैं आप? और कुछ लोग हम में से उन लोगों को गालियाँ देंगे, हम कैसे बर्दाश्त करेंगे बाबूजी? आप बर्दाश्त करोगे? आप बर्दाश्त करोगे? आप हर बात में मीडिया का क्यों कटघरे में खड़े करते हैं? मीडिया कटघरे में कर रहा है कि मीडिया ही तो सब कुछ है यार। मेरी बात को तो कोई भी नहीं सुन रहा है। मीडिया अच्छा आप सुन रहे हो? अच्छाई होगी देश में। मेरी बात को कौन सुन रहा है? अब बच्चे कोई जानता है मुझे हिंदुस्तान में? कोई नहीं जानता। मेरे मोहल्ले के 4 लोग जानते हैं मुझे। मीडिया को जानता है हर आदमी। भाई आप जब अभी नेट पे डालोगे तो इससे 50,000 लोग देखेंगे, तो आपसे नहीं सवाल करूंगा तो क्या मैं उनसे गांधी जी से सवाल करूंगा कि मुझे क्यों नहीं जानते लोग? आप बताइए मुझे, सवाल किससे होगा? तो सवाल आपके जनप्रतिनिधि से होगा कि आप मीडिया से सवाल पूछेंगे? जनप्रतिनिधि कौन होता है यार? जनप्रतिनिधि को तो हम चुन रहे हैं। तो हमारे चुन रहे सवाल उसी से पूछेंगे? मीडिया को? मीडिया से पूछेंगे, पहले मीडिया से पूछेंगे हम। मीडिया से क्यों पूछेंगे? जनप्रतिनिधि आप किसके लिए यहाँ आए हो? अरे रुको भाई साहब, आप किसके लिए यहाँ आए हो? अच्छा सुनिए मेरे, आप वोट किसे देते हैं? वोट किसे देते हैं? अरे वोट तो हम हिंदुस्तान की सरकार ने जो कैंडिडेट भेज दिया उन्हें देते हैं। सुनिए मेरी बात, वोट किसे देते हैं? मैं वोट उस आदमी को दूंगा जिसके अंदर कुछ गट्स वोट लेने को होंगे। तो मतलब आप अपना जनप्रतिनिधि चुनते हैं ना, आप स्वार्थी जनप्रतिनिधि चुनेंगे? जी। तो क्यों चुनेंगे आप? अरे भाई इसलिए चुनेंगे कि अच्छी बात है कि कुछ लोगों का काम आ जाए। काम आ जाए। जी, विकास कर दे। ठीक, तो आपका काम कौन करेगा?
काम कौन करेगा? काम हमारा जिस प्रतिनिधि को हम चुनेंगे, अच्छा मानेंगे, वो करेगा। तो जी। अगर वो जनप्रतिनिधि काम नहीं करेगा तो सवाल किससे पूछेंगे? आपसे पूछेंगे, मीडिया से। क्यों? आज काय के लिए आए हो आप? काय के लिए आए हो आप? आप बताइए, आप जनप्रतिनिधि के बारे में मालूमात करने के लिए आए ना। यहाँ यही रिजल्ट निकालने आए हैं कि किसके वोटर ज्यादा हैं। तो मीडिया आपसे भी सवाल पूछेगा, जनप्रतिनिधि से भी सवाल पूछेगा। और कि भाई आपने जनप्रतिनिधि- काम- सुनिए मेरी बात, आपने काम क्यों नहीं करा? आपकी जनता कह रही है कि यहाँ पे सड़क नहीं है, आपकी जनता कह रही है यहाँ पे चिकित्सालय नहीं है, आपकी जनता कह रही है स्वास्थ्य नहीं है, आपकी जनता कह रही है कि यहाँ पे जो आवारा पशु हैं वो फसल खराब कर रहे हैं, आपकी जनता कह रही है कि 50 किलो का जो खाद का था कट्टा वो 45 किलो का हो गया। ठीक है, आपकी जनता ये कह रही है कि यहाँ पे बेरोजगारी ज्यादा है, आपकी जनता कह रही है कि यहाँ पे कोई रोजगार नहीं है। ठीक है। जनप्रतिनिधि से पूछेंगे ना हम ये सवाल। ठीक है। ठीक, अब वही सवाल हम जनता के पास लेके आएंगे कि भाई आपका प्रतिनिधि कह रहा है कि हमने ये सब कर दिया। ठीक है, ठीक है। तो आप बताएंगे ना यहाँ की हकीकत के भाई ये मीडिया का काम सर सवालों को जवाब देना नहीं होता। सुनिए मेरी बात भाई साहब, आप हमारी बात सुने। आप कर रहे हो बदतमीजी। नहीं, बदतमीजी सुनिए नहीं मेरी करो, बात। बदतमीजी आप कर रहे हो नहीं, बदतमीजी। थोड़ा आगे आ रहा हो। ऐसा नहीं है, आप नहीं समझे। मैं बोल रहा आप हूँ, सत्ता में पहले कोई आए, आप कोई सुनिए, जाए। मैं उसका जवाब, मैं आपको उसका जवाब दूँ। अरे यार, मेरी बात नहीं समझ रहे। मैंने आपको पीछे क्यों अभी मैं वीडियो सुनिए मेरे सुनिए मेरी बात। पहले सुनिए भाई सुनिए साहब, मैंने आपको पीछे क्यों हटाया? नहीं। मैंने आपको पीछे क्यों हटाया? आप पहले सुनिए, बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। मैंने आपको पीछे क्यों हटाया? मैं बोल रहा हूँ, और आप